अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वैसनवर है और 9th क्लास बायोलॉजी के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन की हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो के अंदर। अब इसमें बात कर इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन की हमने बात की थी। अब बात कर लेते हैं डिवीजन्स की और ब्रांचेस की। तो जब भी डिवीजन्स की बात आती है तो 3 मेजर डिवीजन्स हैं एंड उसके बाद आती हैं ब्रांचेस जो कि माइनर ब्रांचेस हैं। मेजर डिवीजन्स का मतलब ये है कि अगर बायोलॉजी को डिवाइड किया जाता है तो इनिशियली इनमें डिवाइड किया जाता है और फिर हर एक के अंदर जो है वो फर्दर ब्रांचेस जो है वो आपको नज़र आती हैं। तो जिस तरह एक ट्री होता है, उस ट्री के अंदर मेजर एक स्टेम होता है, उसके बाद पहले बड़ी ब्रांचेस आती हैं जो डिवीजन्स कह लें जिन्हें आप, उसके बाद उससे फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं इन डिवीजन्स की। ये 3 डिवीजन्स हैं। एक का नाम है ज़ूलॉजी या ज़ूलॉजी जिसे कहते हैं, एक को हम कहते हैं बॉटनी और एक को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। डिफरेंट डिवीजन्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें जो है वो स्टडी की जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी का वर्ड जो है वो जून से निकला है जिसका मतलब एनिमल्स होते हैं। लोगोस का मतलब स्टडी या नॉलेज या थॉट की रीजनिंग होती है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ज़ूलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर आप स्टडी करते हैं एनिमल्स को। एनिमल्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनकी कॉम्पोजिशन, उनका फंक्शन, उनकी लाइफ, उनकी पूरी साइकिल, उनसे होने वाले बेनिफिट्स, उनसे होने वाले डिसएडवांटेजेस, ये सारी की सारी चीज़ें एनिमल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सारी की सारी स्टडी की जाती हैं इस डिवीज़न के अंदर। इसके बाद आती है दूसरी डिवीज़न जिसे हम कहते हैं बॉटनी। बॉटनी का वर्ड जो है ये ब्यूटेन से निकला है जिसका मतलब प्लांट्स होते हैं और लोगस जो है वो स्टडी या नॉलेज के लिए होता है। तो बेसिकली बॉटनी के अंदर जो है वो स्टडी किया जाता है प्लांट्स। अब प्लांट्स से रिलेटेड क्या चीज़, प्लांट्स का स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, उनकी लाइफ, उनकी पूरी साइकिल, किस तरह से प्लांट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं, किस तरह से फंक्शन करते हैं, कैसे उनमें क्या चीज़ होती है, जिस जो भी आस्पेक्ट होगा प्लांट लाइफ से रिलेटेड वो बॉटनी के अंदर डिस्कस किया जाता है। ये 2 बड़ी डिवीजन्स हो गई। देन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद हमें पता लगा कि हमारी आंखों से ना दिखने वाली भी एक दुनिया है कि जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मौजूद हैं। तो वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से, दैट इज़ वाई एक पूरी की पूरी डिवीज़न है जो कि उनको स्टडी करती है, जो आंखों से नज़र नहीं आते। ये जो 2 हैं ये आपको नेकेड आई से नज़र आते हैं, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के नज़र आ जाते हैं। लेकिन एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसी पूरी दुनिया ऑर्गेनिजम्स की जिनके लिए आपको स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको अलग से स्टडी किया जाता है एक अलग डिवीजन के अंदर, एंड दैट इज़ नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। सो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया आ जाता है, वायरसेस आ जाते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। ये सारे वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो इन्हें जो है वो स्टडी किया जाता है एक अलग डिवीजन के अंदर। इनकी पूरी बड़ी डिवीजन है, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। तो ये 3 जो हैं, ये 3 बड़ी डिवीजन्स हैं। एंड देन देयर आर ब्रांचेस जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड हैं। ये स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस जो हैं इनको एक एक करके स्टडी कर लेते हैं ना। सबसे पहली जो हमारे पास ब्रांच है उसका नाम है मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी जो है ये वर्ड निकला है मॉर्फ से। मॉर्फ कहते हैं फॉर्म को। इसके अंदर बेसिकली क्या स्टडी करते हैं आप, एक्सटर्नल फॉर्म और स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो एल्गी हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब आप एक्सटर्नली स्टडी कर रहे हैं, अभी आपने उसे कट नहीं किया, अभी आप उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात नहीं करिए, अभी आप उसे बाहर से देख रहे हैं, कैसा नज़र आ रहा है, ठीक है, कितने बॉडी पार्ट्स हैं, कौन कौन सी बॉडी पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल इंसानों की बात अगर करें तो फेस है, ठीक है, थॉरैक्स है, एब्डोमेन है, इसके अलावा लिम्स हैं, ठीक है, लिम्स कैसे हैं, थॉरैक्स कैसा है, फेस के ऊपर क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, 2 आँखें हैं, नाक है, कान मौजूद हैं, ठीक है, थॉरैक्स है, उसके बाद एब्डोमेन है, लिम्स हैं, लिम्स के अंदर बेसिकली अपर पार्ट है, देन लोअर पार्ट है, देन हैंड है, उसके अंदर फिंगर्स हैं, कितने डिजिट्स हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी आप बाहर से स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ कंसिडर्ड एज मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी जो है इसके अंदर आप ओवरऑल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। जब तक आपने उसे कट नहीं किया, आपने इंटरनली उसके अंदर झांक कर नहीं देखा क्या क्या, तब तक आप बेसिकली मॉर्फोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। जिस पॉइंट के ऊपर आपने उसे कट किया और कट करने के बाद उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना शुरू किया, अब आप दूसरी ब्रांच के अंदर आ गए, दैट इज़ नोन एज एनाटमी। एनाटमी जो है इसके अंदर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल पार्ट्स जो हैं वो स्टडी करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हाथ की अगर हम बात करें, इंसान का हाथ जो है, ठीक है, जब तक आप इसे ऊपर से स्टडी कर रहे थे आपने देखा 5 डिजिट्स मौजूद हैं, उसके बाद ये पार्ट्स जो है, ये रिस्ट है, ये पार्ट जो है ये हैंड था, उसके बाद ये 4 आर्म है, उसके बाद ये आर्म मौजूद है। तो जब तक आप बाहर से इसकी स्किन कलर की बात करें, स्किन कलर जो है आपने देखा किस तरह का है, सारी डिटेल आपने देख ली, सो दैट इज़ कंसिडर्ड एज मॉर्फोलॉजी। जैसे ही आपने इस पे यहाँ पे कट लगाया और कट लगाने के बाद आपने स्किन हटाई और नीचे जाकर देखा, स्किन की लेयर्स देखी, या फिर आपने मसल्स देखे कौन से, या फिर बोन्स देखी, या फिर आपने आर्टरी और वेन देखी अंदर, तो कट करने के बाद जो भी आप इंटरनली स्टडी कर रहे हैं वो एनाटमी के अंदर आता है।
एनाटमी के बाद हमारे पास ये दो ब्रांचेस हैं जो कि और नीचे लेवल के ऊपर जा रहे हैं। मॉर्फोलॉजी के अंदर आप इससे बाहर थे, ठीक है, बाहर से स्टडी कर रहे थे। एनाटमी में आप अंदर आ गए। अब अंदर आने के बाद आप और डिटेल के अंदर जा सकते हैं, तो आप टिश्यू के लेवल पे जा सकते हैं। टिश्यूज़ क्या होते हैं? बेसिकली हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बने हुए होते हैं छोटे छोटे यूनिट से, जिन्हें हम सेल का नाम देते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे बाद में। सेल्स जब मिल जाते हैं, सिमिलर टाइप के सेल्स जब मिलते हैं, ठीक है, तो ये मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, वो ग्रुप कहलाता है टिश्यू। तो टिश्यू के लेवल पे जब आप आते हैं, किसी भी टिश्यू को जब आप स्टडी करते हैं, तो वो ब्रांच जो है जिसके अंदर टिश्यूज़ को स्टडी किया जाता है वो कहलाती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंदर आप क्या करेंगे? आप किसी भी प्लांट का या किसी भी एनिमल का या किसी भी बॉडी का जो है वो कोई पार्ट लेंगे और उसको स्टडी करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप। तो ये जो स्टडी है कि जिसके अंदर आप सेल की कॉलोनी को देख रहे हैं, सेल्स का जो ग्रुप है उसे देख रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं किस तरह के सेल्स हैं। फॉर एग्जांपल सेल का शेप जो है वो इस तरह का भी हो सकता है, सेल का शेप जो है वो इस तरह का भी हो सकता है, सेल का शेप जो है वो इस तरह का भी हो सकता है, ठीक है। सेल की एक लेयर भी हो सकती है, ठीक है, सेल की मल्टीपल लेयर भी हो सकती है टिश्यू के अंदर, ठीक है। डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ डिफरेंट तरह के नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल मसल से लिया हुआ टिश्यू जो है वो डिफरेंट नज़र आएगा, उसके सेल डिफरेंट तरह के होंगे। नर्वस सिस्टम का टिश्यू जो है वो डिफरेंट तरह का होगा, ब्रेन का या स्पाइनल कॉर्ड का। इसके अलावा आर्टरी जो हैं उनका अलग होगा, वेंस का जो है वो अलग होगा। तो डिफरेंट टाइप आंखों से लिया हुआ है या एयर से लिया हुआ है या हार्ट से लिया हुआ है। सो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ जो हैं उनकी डिफरेंट कॉम्पोजिशन होती है, उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। तो वो स्टडी जो किया जाता है वो हिस्टोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो मॉर्फोलॉजी के अंदर आपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी किया, एनाटमी के अंदर आप जो है वो इंटरनल बड़े ऑर्गन्स के ऊपर आ गए, आपने खोल के देखा सिस्टम्स हैं बॉडी के अंदर, डाइजेस्टिव पूरा सिस्टम है, उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो ये एनाटमी थी। उसके बाद आप और छोटे लेवल के ऊपर गए, आपने हिस्टोलॉजी के अंदर टिश्यू उठाया और टिश्यू को स्टडी किया। उसके बाद आप और छोटे लेवल के ऊपर जा रहे हैं, तो वो आती है हमारे पास सेल बायोलॉजी। ऑब्वियसली नाम से नज़र आ रहा है, सेल बायोलॉजी के अंदर आप स्टडी करेंगे सेल को। हिस्टोलॉजी के अंदर आपके पास बहुत सारे सेल्स थे, इसमें से एक सेल को आपने निकाला और उसका अंदर का स्ट्रक्चर आपने स्टडी किया। सेल को जब आप खोलेंगे तो आपके पास डिफरेंट तरह के छोटे आपके पास पार्ट्स निकल आएंगे उसके अंदर से, जिन्हें ऑर्गेनल्स का नाम देते हैं। लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या माइटोकॉन्ड्रिया है या गोल्जी बॉडीज हैं, ये सारे के सारे चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम कवर करेंगे। तो ऑर्गेनल्स, सेल और उसके ऑर्गेनल्स को जब आप स्टडी करते हैं, यानी अब आप सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। हिस्टोलॉजी के अंदर बेसिकली आप क्या कर रहे थे? सेल को बाहर से स्टडी कर रहे थे। आप सेल के अंदर नहीं जा रहे थे, सेल को बाहर से स्टडी कर रहे थे, यानी टिश्यू के लेवल पे स्टडी कर रहे थे। सेल बायोलॉजी के अंदर बेसिकली आप सेल के अंदर चले गए और आपने देखा उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है। तो ये सारी की सारी जो स्टडी है ये सेल बायोलॉजी के अंदर आती है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज साइटोलॉजी। साइट का वर्ड जो इस्तेमाल होता है वो सेल के लिए होता है। तो साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी, सेल और उसके ऑर्गेनल्स की स्टडी होती है। देन कम्स द फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी ये फाइसिस से निकला है, इसका मतलब नेचर है। बेसिकली आप फंक्शन की बात करते हैं, तो फिजियोलॉजी, किसी भी चीज़ की फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो आप बेसिकली उसके फंक्शन की बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हाथ अगर है तो इसकी फिजियोलॉजी क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका फंक्शन क्या है, क्या क्या फंक्शन जो है वो इससे लिया जा सकता है। तो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स या एनिमल्स के डिफरेंट पार्ट्स या सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स, हर एक का कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है। हर एक स्ट्रक्चर जो है वो किसी न किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बना हुआ है, तो उसका वो फंक्शन स्टडी करना, नॉर्मल फंक्शन स्टडी करना, ये कहलाता है फिजियोलॉजी। सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, तो हर केमिकल का कोई ना कोई फंक्शन है। फॉर एग्जांपल आप इंसुलिन जो है वो, इंसुलिन का नाम सुनते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका काम है कि ग्लूकोज को सेल के अंदर दाखिल करवाना और ब्लड के अंदर से ग्लूकोज कम करवाना। ये इंसुलिन की नॉर्मल फिजियोलॉजी है, इंसुलिन का ये नॉर्मल फंक्शन है। द रीज़न वाई फिजियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी, बिकॉज जब तक आपको फिजियोलॉजी नहीं पता होगी, जब तक आपको नॉर्मल फंक्शन नहीं पता होगा, आप ये नहीं बता सकते कि ये चीज़ नॉर्मल है या नहीं। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ का नॉर्मल फंक्शन पता है तभी आप बता सकते हैं कि जब वो अपना नॉर्मल काम नहीं कर रही हो, जब वो एबनॉर्मल हो जाए। तो एबनॉर्मेलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको नॉर्मल पता होना चाहिए, यानी फिजियोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता है कि इंसुलिन जो है उसका नॉर्मल फंक्शन जो है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है कि इसका काम है ब्लड के ग्लूकोज को कम करवाना, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज को कम करवाना, और मैं अगर देख रहा हूँ कि किसी के अंदर ब्लड का ग्लूकोज कम नहीं हो रहा बल्कि ज़्यादा रह रहा है, इसका मतलब इंसुलिन अपना नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं कर पा रहा। सो दिस इज़ कॉल्ड पैथोलॉजी। पैथोलॉजी डिजीज़ को कहते हैं। तो पैथोलॉजी जो है ये एबनॉर्मल फिजियोलॉजी को कहता है। तो फिजियोलॉजी जो है ये नॉर्मल फंक्शनिंग होती है किसी भी बॉडी पार्ट की, किसी भी बॉडी के स्ट्रक्चर की, किसी भी बॉडी के कंपोनेंट की। जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। देन लेट्स टॉक अबाउट टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी बेसिकली कहते हैं क्लासिफिकेशन को।
लिविंग ऑर्गेनिजम्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करने को, उनको ग्रुप में डिवाइड करने को, नेम देने को, ठीक है, उनके रूल्स सेट करने को, किस बेसिस के ऊपर कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ रखे जाएंगे, डिफरेंट रखे जाएंगे, तो ये स्टडी किया जाता है टेक्सोनॉमी के अंदर। टेक्सोनॉमी के अंदर बेसिकली क्लासीफाई किया जाता है। जिस तरह स्टूडेंट्स को क्लासीफाई किया जाता है, किसी भी स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स की क्लासिफिकेशन हुई भी होती है कि 5 क्लास वाले बच्चे इस रूम में रहेंगे, 6 क्लास वाले बच्चे इसमें रहेंगे, मैट्रिक के बच्चे इसमें रहेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल होता है, उसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो डिवाइड किए जाते हैं कि फ़लाँ जो है वो फ़लाँ ग्रुप में रहेगा, फ़लाँ कॉलम में रहेगा। बिल्कुल इसी तरीके से बायोलॉजी के अंदर भी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाता है, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रखा जाता है। तो वो ब्रांच के जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें, ये तमाम झंझट जो है ना वो बर्दाश्त करनी पड़ती है, वो बेसिकली टेक्सोनॉमी है। तो टेक्सोनॉमी डील करती है क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। देन लेट्स टॉक अबाउट द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है ये इसका मतलब डिसेंट है। जेनेसिस जो है ये डिसेंट इसका मतलब होता है। तो बेसिकली ये स्टडी किस चीज़ की है? ये स्टडी है हेरेडिटी की। अच्छा, अब हेरेडिटी क्या होती है? बेसिकली हेरेडिटी कहते हैं पेरेंट्स से जनरेशन के अंदर, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, यानी ऑफस्प्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स का पास होना जो है ये हेरेडिटी कहलाता है। हमें बताया कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है कि हमारी बॉडी किस तरह की बनेगी, कौन कौन से स्ट्रक्चर डेवलप होंगे, वो किस किस तरह के होंगे। फॉर एग्जांपल आइज़ हैं तो आइज़ का कलर क्या होगा, हाइट जो है वो क्या होगी, टॉल होगी या ड्वार्फ होगी, बाल जो हैं वो उनका कलर क्या होगा, उनका टेक्सचर कैसा होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये हमारे अंदर जो आती है हमारे पेरेंट्स से आती है। तो किस तरीके से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है जो कि कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कोई भी कैरेक्टर हमारा जो है, फॉर एग्जांपल आई कलर एक कैरेक्टर है, हेयर कलर एक कैरेक्टर है, हाइट एक कैरेक्टर है। तो डिफरेंट कैरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स से किस तरह से ट्रांसफ़र होती है ये स्टडी किया जाता है जेनेटिक्स के अंदर। जेनेटिक्स के अंदर हम देखते हैं कि पेरेंट्स जो है, अगर दो पेरेंट्स हैं, लाइक एक फादर है और एक मदर है, और दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंट कैरेक्टर हमें नज़र आ रहे हैं। फादर का आई कलर जो है वो ब्राउन है, ठीक है, मदर का आई कलर जो है वो ब्लू है। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि इनसे होने वाले बच्चों के अंदर आई कलर क्या क्या हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने जेनेटिक्स के अंदर स्टडी कर लिया है कि किस तरीके से ये कैरेक्टर्स जो हैं किस तरीके से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स होते हैं जिस तरीके से ये कैरेक्टर्स जो ये ट्रांसफ़र होते हैं। जेनेटिक्स का चैप्टर आई थिंक 9th क्लास में शायद नहीं दिया हो, पता नहीं, मैंने देखी नहीं है पूरी बुक। अगर दिया होगा तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे, या फिर मैट्रिक के अंदर दिया होगा। बाकी सेकंड ईयर के अंदर ये बहुत डिटेल के अंदर दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है इसे एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली हम उस स्टेज को डिस्कस करते हैं, उस स्टेज को स्टडी करते हैं जब फॉर्मेशन हो रही होती है ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स की। तो जिस वक्त ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बन रहा होता है, दो पेरेंट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो एक फादर एक मदर है। फादर से हमारे पास स्पर्म आता है, मदर से ओवम आता है इंसानों के अंदर और एनिमल्स के अंदर। जब ये दोनों मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट बेसिकली एक सेल होता है, इससे पूरा का पूरा ह्यूमन बनेगा। ह्यूमन के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो इस जाइगोट से लेकर वो बेबी जो प्रोड्यूस होगा, जो जिसकी बर्थ होगी, उस तक का जितना भी पूरा स्टेज है, जो कि तकरीबन 9 मंथ्स का होता है, ये पूरा स्टेज जो है इसकी स्टडी ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहलाती है या एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। क्योंकि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर हम स्टडी कर रहे होते हैं उसे हम एम्ब्रियो का नाम देते हैं, जो ऑर्गेनिज्म बन रहा होता है। तो ये एम्ब्रियोलॉजी जो है ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। देन लेट्स टॉक अबाउट एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर बेसिकली स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स का रिलेशनशिप नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ। लिविंग और नॉन लिविंग का जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी किया जाता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। क्या मतलब है इसका? मैंने पहले ही बताया था कि बायोलॉजी के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ लिविंग स्टडी नहीं करते, बल्कि नॉन लिविंग चीज़ें, नॉन लिविंग थिंग्स भी स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कोई ना कोई इफेक्ट होता है, उनका कोई ना कोई रोल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल किसी एक जगह पर जो है वो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब वहाँ की हवा कैसी है, वहाँ पे सनलाइट कितनी है, वहाँ पे पानी कितना है, वहाँ पे गैस एयर के अंदर जो है वो ऑक्सीजन कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, नाइट्रोजन कितनी है, सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये नॉन लिविंग चीज़ें हैं, लेकिन इनका जो इफेक्ट होगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर होगा। तो लिविंग और नॉन लिविंग का जो ये रिलेशनशिप होता है, ये जो इफेक्ट होता है एक दूसरे के ऊपर, ये स्टडी किया जाता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। इसे इकोलॉजी भी कहा जाता है। पेलियोंटोलॉजी बेसिकली वो ब्रांच है कि जिसके अंदर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात की जाती है जो कि अब लिविंग है ही नहीं। यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वाइप आउट हो चुके हैं, जो पास्ट में रहते थे लेकिन अब जो है वो नहीं पाए जाते, उनका नंबर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है और अब उनका बचा कुचा मिलता है हमें किसी पत्थर के अंदर, किसी पहाड़ के अंदर, मिट्टी के अंदर बचा कुचा मिलता है, बोन्स मिल जाते हैं।
तो वो बेसिकली उनकी स्टडी की जाती है प्रॉपर, वो कहलाती है पैलियोंटोलॉजी। और ऐसे रिमेन्स जो हमें मिलते हैं मिट्टी से, पत्थर से, जो किसी भी पास्ट के लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या एनिमल हो या एल्गी हो या फंगस हो, तो उसके जो रिमेन्स, उसके जो बाक़ियात मिलते हैं, बचा कुचा जो मिलता है, जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता होगा, उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या जो है वो पार्ट्स होंगे। जैसे डायनासोर्स की अगर हम बात करें तो पूरी की पूरी मूवी बना दी गई है, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बना दिए गए हैं डायनासोर्स के, कि वो कैसे दिखते होंगे। ये बेसिकली फॉसिल्स की मदद से हुआ है, जो उनकी हड्डियाँ हमें मिली हैं उनको जोड़ कर पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की कोशिश की गई है। तो ये फॉसिल्स जो हैं इनकी स्टडी कहलाती है पैलियोंटोलॉजी। इसमें प्लांट्स की अलग स्टडी होती है, पैलियोबॉटनी कहलाती है, एनिमल्स की अलग स्टडी होती है, पैलियोजोलॉजी कहलाती है ना। बायोटेक्नोलॉजी जो है ये काफ़ी रीसेंट ब्रांच है। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर आप इंसानों के फ़ायदे के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं। दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या छेड़छाड़ करते हैं, तो बेसिकली उनका जो डीएनए होता है या उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम का जो छोटा यूनिट होता है जिसमें हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो जीन्स कहलाते हैं। ये अगर एक क्रोमोसोम है तो इस क्रोमोसोम के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होगी हमारे कैरेक्टर की, जैसे मैंने बताया कि आई कलर एक कैरेक्टर है, हेयर कलर एक कैरेक्टर है, तो वो टुकड़ों में होती है। जैसे यहाँ एक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ इन्फॉर्मेशन है, यहाँ इन्फॉर्मेशन है, तो ये जीन्स कहलाते हैं। तो जीन्स के साथ छेड़छाड़ की जाती है, डीएनए के साथ छेड़छाड़ की जाती है ताकि उससे आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें बनवा सकें। तो बैक्टीरिया को लेकर उसके डीएनए के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसमें किसी और का डीएनए लगा देते हैं ताकि उससे अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट बना सकें। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है ये वो ब्रांच है कि जिसके अंदर मैनिपुलेट किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मैनिपुलेट किया जाता है, उनके डीएनए को, उनकी जीन्स को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि इंसानों के फ़ायदे के प्रोडक्ट बनाया जा सके। फॉर एग्जांपल आपको पता है एक बीमारी है जिसे कहते हैं डायबिटीज़ के अंदर जो पेशेंट्स होते हैं उनका जो उनमें इंसुलिन जो है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा होता, या तो होता ही नहीं उनके अंदर, या होता है लेकिन अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा होता। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को इंसुलिन लगाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उनमें इंसुलिन नहीं है तो उन्हें इंसुलिन लगाया जाता है, इंसुलिन कम है तो इंसुलिन लगाया जाता है। अब ये इंसुलिन जो है ये मार्केट से आपको मिल जाता है, तो ये कहाँ से आ रहा है, तो ये बेसिकली बैक्टीरिया से बनवाया जा रहा है। बैक्टीरिया को लेते हैं, बैक्टीरिया के पास एक इसका मेन डीएनए होता है, एक इसके पास एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड बाहर निकालते हैं, ठीक है, इंसानों से इंसुलिन बनाने वाला डीएनए निकालते हैं, ठीक है, इसको उठाकर यहाँ लगाते हैं और इस बैक्टीरिया में वापस लगा देते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया अपनी कॉपी बनाता है, हर कॉपी जो बैक्टीरिया की बनती है उसमें ये वाला डीएनए चला जाता है, फिर ये बैक्टीरिया हमें इंसुलिन बना कर देता है। तो ये काम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर किया जा रहा है। वैक्सीनेशंस बनाई जाती हैं, वैक्सीन्स वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बनाई जाती हैं। इस वक्त जो कोविड चल रहा है उसका जो टेस्ट होता है, जो PCR है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर किया जाता है। डीएनए के ज़रिए बच्चों को पहचाना जाता है, डीएनए के ज़रिए क्राइम सॉल्व किए जाते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ज़रिए, बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए की जा रही है। इसके अलावा डीएनए को पढ़ा जाता है ताकि देखा जा सके कि डीएनए नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, तो वो जीन सीक्वेंसिंग कहलाती है, डीएनए सीक्वेंसिंग कहलाती है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर की जाती है। तो बहुत सारे फ़वाइद हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी के हैं। सोशियोबायोलॉजी बेसिकली सोशल इंटरेक्शन को स्टडी करती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बिहेवियर होता है, चाहे अपने ही मेंबर्स के साथ हो चाहे दूसरे मेंबर्स के साथ हो। तो इंसानों की अगर हम बात करें तो इंसानों के साथ बिहेवियर, या इंसानों का दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ बिहेवियर, या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो बिहेवियर है वो स्टडी किया जाता है सोशल बायोलॉजी के अंदर या सोशियोबायोलॉजी के अंदर। पैरासाइटोलॉजी के अंदर पैरासाइट्स की स्टडी की जाती है। पैरासाइट्स बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करते हैं और बदले में उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स पैरासाइट्स कहलाते हैं। जैसे बैक्टीरिया हैं कुछ जो कि आपको डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है, फंजाई हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, वर्म्स हैं, कीड़े हैं जो पेट में जो है वो पेट में रहते हैं इंसानों के, वहाँ से फूड ऑब्टेन करते हैं, दूसरे बॉडी पार्ट्स के अंदर चले जाते हैं। मस्कीटो है, मस्कीटो इज़ अ पैरासाइट, ठीक है, बीमारियाँ दे के जाता है, खून लेके जाता है, तो फ़ायदा लेके नुकसान दे के जाए वो पैरासाइट कहलाता है। तो पैरासाइट्स की अपनी प्रॉपर स्टडी होती है, उनकी पूरी लाइफ साइकिल स्टडी करनी होती है, वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे उनका नंबर इंक्रीज़ होता है, कैसे इन्फेक्ट करते हैं, जब भी जो है वो आप उनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई दवा, कोई ना कोई तरीका बना सकते हैं उनसे बचने के लिए। जैसे कोविड-19 है, तो कोविड-19 जो है ये एक पैरासाइट है, वायरस है, एक पैरासाइट है, आपको हार्म कर रहा है और आपसे फ़ायदा ले रहा है। तो पैरासाइट को पूरा स्टडी किया जाता है, कैसे फैलता है, कैसे जो है वो अपना नंबर इंक्रीज़ करवाता है, कैसे कैसे इससे बचा जा सकता है, और पूरा मैकेनिज़्म जब स्टडी कर लिया जाता है इसका कि कैसे ये इंसानों के अंदर बीमारी कॉज करता है, तब ऐसी दवा बनाई जा सकती है जिससे जो है वो इंसानों को बचाया जा सके। तो पैरासाइट्स की स्टडी जो है ये पैरासाइटोलॉजी कहलाती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी बेसिकली वो ब्रांच है कि जिसके अंदर ड्रग्स को स्टडी किया जाता है। ड्रग्स का मतलब इलीगल सब्सटेंसेस नहीं है, बल्कि आमतौर पर मेडिसिन जो होती है
जो कि आपको किसी भी बीमारी के अंदर दी जाती है, उसे भी ड्रग का नाम देते हैं, ठीक है। तो कुछ इलीगल ड्रग्स होती हैं जो कि आपको मिल जाती हैं, और कुछ इलीगल ड्रग्स होती हैं जो कि आपको नहीं मिलती लेकिन ढूंढने वालों को मिल जाती हैं। तो ड्रग्स जो हैं उनकी स्टडी पूरी होती है, फार्माकोलॉजी, जो कि हमें भी पढ़ाई जाती है MBBS के अंदर, और डिफरेंट फील्ड्स के अंदर पढ़ाई जाती है। जो भी आप दवा दे रहे हैं वो बॉडी के अंदर जाकर क्या करेगी, ठीक है। पहली बात तो किस तरह से उसे बॉडी तक पहुंचाना है, जैसे कि आप ओरली ले सकते हैं। कुछ दवाएं जो होती हैं वो मुंह से खाने वाली होती हैं, कुछ दवाएं डायरेक्टली वेन में डाली जाती हैं, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो कि आप स्किन पर लगाते हैं, जैसे कि कोई जेल वगैरह है, कोई क्रीम वगैरह है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो स्टडी की जाती हैं फार्माकोलॉजी में। फिर वो दवा जाके, वो ड्रग जाके बॉडी में क्या करेगी, फिर बॉडी जो है उसको वो निकालेगी कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब उसका दवा का काम हो गया तो उसको वेस्ट के तौर पर निकालना होता है, वरना वो बॉडी में जमा होने लगती है तो उसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट्स आने लगते हैं। तो किडनी के ज़रिए निकलती हैं कुछ दवाएं जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें स्टडी की जाती हैं फार्माकोलॉजी के अंदर। फिर आप सुनते हैं साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं दवाओं के, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं ये तमाम ये भी स्टडी किए जाते हैं ताकि आपको पता लगे कौन सी दवा किस पेशेंट्स के अंदर देनी है। तो फार्माकोलॉजी जो है ये वो ब्रांच है। द लास्ट वन इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स स्टडी किए जाते हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स स्टडी किए जाते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बेसिकली वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन हो, मेन एलिमेंट कार्बन हो, और वो हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाए ना। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बेसिकली हमारी बॉडी के डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप प्रोटीन का नाम सुनते हैं, कार्बोहाइड्रेट का नाम सुनते हैं, लिपिड्स हैं या न्यूक्लिक एसिड है, DNA है, RNA है, तो ये तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। तो और उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी की जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। स्टडी करने का फ़ायदा क्या होता है? आप उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर पता लगा सकते हैं, स्ट्रक्चर के बाद आप उसका फंक्शन पता लगा सकते हैं। तो इससे आपको जो है वो लाइफ को समझने में बहुत आसानी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि DNA जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, या DNA का जो है वो फंक्शन क्या है, तो आपको पता लग जाएगा कि इसने आगे जाकर करना क्या है। किसी DNA के हिस्से का अगर आपको स्ट्रक्चर पता है, उसका फंक्शन आपको पता है, तो आपको पता होगा कि इससे आगे जाकर बनेगा क्या और उसका आगे जाकर फंक्शन क्या होगा। तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है इसके बाद ही आपने बहुत सारे डिफरेंट जो प्रोसेसेस थे उन्हें डिटेल के अंदर स्टडी किया। फॉर एग्जांपल DNA की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि DNA के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जब बाहर आती है तो उससे जाकर बनता है प्रोटीन, ठीक है। पहले बीच में एक और स्टेप होता है कि DNA से बनता है RNA। ये सिंगल धागा जो है ये RNA कहलाता है, ये जो डबल धागा है ये DNA कहलाता है। तो DNA से पहले बनता है RNA, ये सिंगल धागा, ये इन्फॉर्मेशन जो है ये कॉपी होती है इसके अंदर, फिर RNA से बनती है प्रोटीन, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो ये सारा का सारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। फिर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलकर आप बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिन्हें आप ऑर्गेनल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया अगर है तो माइटोकॉन्ड्रिया जिसे आप पावर हाउस कहते हैं, ये एक ऑर्गेनल है। तो ये ऑर्गेनल प्रोटीन से, इसके अंदर प्रोटीन्स भी होंगे, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होंगे, लिपिड्स भी होंगे, न्यूक्लिक एसिड भी होगा। ये सारे के सारे मिलकर जो है ये बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो अगर आपने छोटे स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए हैं, आपको पता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, कॉम्पोजिशन कैसी है, फंक्शन क्या है, तो आप बड़े मॉलिक्यूल्स को स्टडी जो है वो आसानी से कर सकते हैं। सो दिस इज़ स्टडीड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यहाँ पर ब्रांचेस जो हैं ये कंप्लीट होती हैं। आई होप समझ आया होगा।